दोस्तों आज तारीख हो गई 5 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया है मंगलवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। यूनिवर्सिटी में समारोह के दौरान गिरे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गिर गए। हालांकि वहां मौजूद उनके सक्षम कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और नीचे गिरने से पहले ही संभाल लिया। नीतीश कुमार के गिरने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे और दोनों नेता पर्दा हटाने के लिए डोरी खींच रहे थे कि नीतीश कुमार का पैर फिसल गया और वह गिर गए। जब खड़े हुए तो आनंद फानन में नीतीश ने इस हाल का उद्घाटन कर दिया, फिर राज्यपाल के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवा लिया। दरअसल जिस ओर खड़े होकर नीतीश पर्दे की डोर खींच रहे थे वह जगह समतल नहीं था और यही वजह है कि उनका पैर फिसल गया। देखिए अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन बनते ही शुरू हुई राजनीति। लेफ्ट ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस से मांगी सीटें। लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी दलों को गठबंधन इंडिया में सीटों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटें मांगी हैं। सीपीआई और सीपीआईएम की ओर से इसको लेकर मुंबई की बैठक में कांग्रेस के सामने डिमांड रखी गई है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने इंडिया टुडे से बात करते बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होने वाले चुनाव में सीटों को लेकर बातचीत हुई है। सीपीआई और सीपीआईएम की ओर से मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान कांग्रेस के सामने अपनी मांग रखी गई है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई के हयात होटल में हुई थी। इस बैठक में पक्ष की 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसमें कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, सपा से जावेद खान, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा सीट बंटवारे पर अलग अलग राज्यों में चर्चा तत्काल शुरू की जाएगी और जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्से में जनसभा आयोजित की जाएगी। अलग अलग भाषाओं में जुड़ेगा। भारत जीतेगा इंडिया की थीम के साथ विपक्षी गठबंधन चुनाव में उतरेगा। मीडिया की साझा रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी, आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हुए। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीआई की सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एसीपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के जयंत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। देखिए अगली बड़ी खबर। कुछ मिनट पहले बंद हुए हैदराबाद के सभी स्कूल कॉलेज। सोशल मीडिया पर यूएस ने कलेक्टर को घेरा। भारी बारिश के चलते आज हैदराबाद में सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया। हैदराबाद के कलेक्टर ने आदेश दिया कि हैदराबाद में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। उन्होंने एक्स ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। हालांकि यह फैसला छात्र छात्राओं और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया है, लेकिन शिक्षक दिवस पर शिक्षण संस्थानों के बंद होने से छात्रों और शिक्षण निराशा भी होगी, क्योंकि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी तैयारियां की जाती है। यह अपने शिक्षकों को सम्मान देने का मौका था। हैदराबाद के कलेक्टर ने एक्स पर लिखा है कि हैदराबाद में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर सरकार ने आज हैदराबाद के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। उन्होंने एक्स पर यह जानकारी स्कूल कॉलेज खुलने से कुछ मिनट पहले ही दी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट किया, स्कूल खुलने से कुछ ही मिनट पहले एक अनवेरीफाइड अकाउंट से शर्म की बात है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, यह घोषणा थोड़ी पहले आनी चाहिए थी। आपकी घोषणा आने तक अधिकांश बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। काश हम थोड़ा सक्रिय होते। बता दें कि हैदराबाद में पिछले हफ्ते भी स्कूल बंद थे। टीएसपीसी ग्रुप 2 से भर्ती परीक्षा आयोजित होने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान 29 और 30 अगस्त को बंद करने का फैसला लिया गया था। टीएसपीसी के सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उन्हें परीक्षा आयोजित करने के लिए कई स्कूलों की जरूरत थी। देखिए अगली बड़ी खबर। विधायक के सरकारी आवास से टोटी आवास बेस उखाड़ ले गए चोर। पटना में राष्ट्रीय जनता दल विधायक के घर पर अनोखी चोरी हुई। यहाँ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव के घर पर पिछले 2 दिनों में 2 बार चोरी की घटना हुई। यहाँ चोरों ने विधायक के सरकारी आवास से नल और बेसिन उखाड़ लिया।
बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से विधायक ललन यादव के बीच चंद्र मार्ग स्थित फ्लैट नंबर 14/5 में चोरी की यह घटना हुई। चोरी की इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब विधायक ललन यादव दिल्ली में थे। आवास पर उनके रिश्तेदार विकास यादव थे। विकास ने ही चोरी की घटना की शिकायत थाने में की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है विधायक आवास पर पहली बार चोरी शनिवार रात को हुई, जब चोर दरवाजा काटकर घर में घुसे और नल और सिंक ले गए। रविवार को इसकी शिकायत एक बार आवास में चोर घुसे बाथरूम किचन से नल और वॉश बेसिन उखाड़ ले गए। गौर करने वाली बात यह है कि चोरों ने किचन और बाथरूम का नल, सिंक, वॉश बेसिन तो उखाड़ लिया, लेकिन घर में लगे एसी, फ्रिज या दूसरे सामान को नहीं छुआ। इससे पहले आरजेडी के ही विधायक सुधाकर सिंह के घर पर भी चोरी की घटना हुई थी। तब सुधाकर सिंह के घर 14/3 MLA फ्लैट से जूता, नल और बल्ब की चोरी कर ली थी। सुधाकर सिंह के घर जब चोरी हुई तब घर पर कोई मौजूद नहीं था। आरजेडी विधायक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। विधायक ने तब आवास से नल, बल्ब और जूते की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई थी और वहाँ 24 घंटे के अंदर बल्ब और जूता चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया था। अब जब आरजेडी के एक और विधायक के घर बेसिन और नल की चोरी हुई तो देखना है पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार करती है। देखिए अगली बड़ी खबर। अब यूपीआई से मिलेगा लोन, आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। अब लोन लेने के लिए आपको बैंक जाने या फिर नेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। आपके अपने यूपीआई से ही आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से कस्टमर को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर प्री सैंक्शन्ड लोन देने को कहा है। आरबीआई के इस फैसले का प्रमुख उद्देश्य यूपीआई पेमेंट सिस्टम के दायरे को बढ़ाना है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस बारे में आरबीआई की ओर से क्या कहा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा समय में सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। अब इसके दायरे को और अधिक भी बढ़ाया जा रहा है। यूपीआई से अब क्रेडिट लाइन्स को फंडिंग अकाउंट के रूप में शामिल करके इसे एक्सपेंड किया जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि सुविधा के तहत पर्सनल कस्टमर पूर्व सहमत से शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ओर से लोगों को जारी प्री सैंक्शन लोन के माध्यम से पेमेंट यूपीआई सिस्टम को उपयोग करके ट्रांजेक्शन को इनेबल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस प्रोसेस को अमली जामा पहनाने से पहले सभी बैंकों को पॉलिसी बनानी होगी और अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। इस पॉलिसी में कर्ज कितना दिया जा सकता है, किन लोगों को दिया जा सकता है, लोन का टेन्योर कितना होगा, साथ ही लोन के बदले कितना ब्याज लगाया जाएगा। इन तमाम बातों को तय किया जाएगा। उसके बाद लोन देने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 6 अप्रैल को केंद्रीय बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान बैंकों की ओर से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनों के ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य यूपीआई का दायरा बढ़ाना था। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई ने अगस्त में पहली बार एक महीने में 10 बिलियन ट्रांजेक्शन को पार कर लिया है। 30 अगस्त तक यूपीआई ने महीने के दौरान 10.24 बिलियन ट्रांजेक्शन की सूचना दी, जिसकी वैल्यू 15.18 लाख करोड़ रुपए थी। जुलाई में यूपीआई प्लेटफॉर्म 15.96 अरब ट्रांजेक्शन हुए थे। अगस्त महीने के दौरान यूपीआई से प्रतिदिन लगभग 330 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे। देखिए अगली बड़ी खबर। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को लेकर बीजेपी हिटलर से की तुलना। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तुलना नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के साथ की है। बीजेपी ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पूरी तरह नफरती बयानबाजी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनका बयान देश के 80% सनातन धर्म के लोगों के नरसंहार का आह्वान है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि हिटलर ने यहूदियों के बारे में जिस तरह से कहा, जिस प्रकार उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में कहा, उन दोनों में भयानक समानता है। बीजेपी ने कहा कि हिटलर की तरह ही स्टालिन जूनियर ने भी कहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। हम जानते हैं कैसे नाजी नफरत के परिणत नरसंहार में हुई, जिसमें लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदी और कम से कम 50 लाख अन्य सोवियत युद्धबंदी और अन्य पीड़ित मारे गए। इसके अलावा नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा स्टालिन की बदमिजाजी के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म के सफाई का आह्वान किया था। इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी, जिसकी भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की थी। बहरहाल उदयनिधि स्टालिन ने बाद में भाजपा पर उनके बयान को तोड़ने, मरोड़ने और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वह अपने खिलाफ दर्ज किए गए किसी भी मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मेरे खिलाफ जो भी मामले दर्ज करेंगे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ।
बीजेपी इंडिया अलायंस से डरी हुई है, उसी मुद्दे को भटकाने के लिए वो सब कह रहे हैं। डीएमके की नीति बिल्कुल एक भगवान की है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्होंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है। देखिए अगली बड़ी खबर, प्रसव पीड़ा से करा रही महिला के लिए देवदूत बनी मेरी सहेली, ट्रेन में गूंजी उठी किलकारी। रेलवे सुरक्षा बल के डीआईजी ने बताया कि 4 सितंबर को गाड़ी संख्या 12-392 डाउन संजीवी एक्सप्रेस डीडीयू जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची थी। उक्त गाड़ी के आने पर डिप्टी सीएम डीडीयू द्वारा प्राप्त सूचना दी कि एक महिला दर्द से करा रही है। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल एक्शन में आ गई और मेरी सहेली टीम ट्रेन में पहुंच गई। डीडीयू के उप निरीक्षक मुकेश कुमार साथ सहायक उप निरीक्षक एस सिंह यादव, आरक्षी डी के यादव, मेरी सहेली टीम महिला आरक्षी मोनिका पद के साथ डिप्टी एसडीडीयू चेजा द्वारा कोच संख्या S6 बर्थ नंबर 2118 को अटेंड किया। यहाँ पर प्रसव पीड़ित महिला यात्री के साथ यात्रा कर रहे यात्री रवि कुमार की सूचना पर कार्रवाई की गई। रवि ने बताया कि महिला उसकी बुआ सरिता देवी है। 29 वर्षीय महिला नालंदा जिले की रहने वाली है। यात्रा के दौरान डीडीयू जंक्शन पहुंचने तक उक्त महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई। इसके बाद आरपीएफ एक्शन में आ गई। गाड़ी डीडीयू जंक्शन पर खड़ी होने के कुछ ही देर में महिला यात्री ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसी क्रम में सूचना पाकर मंडल रेल अस्पताल के डॉक्टर आरपी सिंह साथ महिला मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया गया। रेलवे ने जानकारी दी कि बच्चा स्वस्थ है। महिला यात्री और उसके भतीजे ने रोड पर आगे की यात्रा को जारी रखा और गाड़ी समय डीडीयू जंक्शन से प्रस्थान कर गई। लेकिन रेलवे की संवेदनशीलता और मेरी सहेली टीम की तत्परता सभी सराहना कर रहे हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कई कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की टिकट हासिल कर चुके उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। गुना जिले की पिछोर विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रीतम लोधी ने तो सदस्यता कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित 1000 से ज़्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल करवाने का दावा किया है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूर विरोधी गुना सांसद केपी यादव भी मौजूद थे। जिला मीडिया प्रभारी विकास दंतोड़िया ने बताया कि युवा सदस्यता समारोह खनियान थाना के पिछोर बाईपास स्थित स्थान मदन सिंह बाबा बुधना नदी के पास आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद केपी यादव मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष राजू बाथम और कार्यक्रम की अध्यक्षता पिछोर से पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम लोधी ने की। इस दौरान 1000 से ज़्यादा कांग्रेसियों, युवाओं और नागरिकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सांसद केपी यादव ने कहा, इतने सालों तक कांग्रेस सरकार रही लेकिन उन्हें कोई विकास कार्य नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार आई तो विकास कार्यों की झड़ी लग गई। आज भारत की पहचान विश्व स्तर पर है। बीजेपी ने कुछ ही सालों में वह कर दिखाया जो सरकार में लंबे समय तक रहकर कांग्रेस नहीं कर पाई। सांसद यादव ने आगे कहा, आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक परिवार में कोई न कोई लाभान्वित है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करती। आज इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर कई युवा अन्य दलों के बीजेपी में जुड़ रहे हैं।